With breaking news in Aurora this morning, police are now looking for this woman. They're calling her a suspect in a deadly stabbing overnight. A woman was found dead in a home on South Lima Street. This is near Parker in Havana. Eric Lufer is live with the details on the investigation. Eric, what's taking place right now? Dale, when we first got here just after 10 o'clock last night, we talked with police. They said they were waiting on a search warrant before they could go inside. When I got here at 4 o'clock this morning, I did see a few officers coming in and out, so it looks like the investigation has started. I'm going to step out real quickly for you, show you what's happening here. This is the house in question. This White House here, you can see the yellow tape blocking off, and they've also got the road blocked off as well, and you can see several squad cars still in the road here. Let's give you another look at this suspect, Isabella Guzman. Hello guys, I'm SRP and welcome back to another case study with. Today I'm making my second video on a TikTok case. इस केस में TikTok से रिलेटेड कुछ क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन it blew up on TikTok. And I'm sure कि तुम में से कुछ लोगों को पता होगा, but I love TikTok. अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज ही TikTok से बैन हटवा देता, पर क्या करें। TikTok में तुम्हें बेसिकली हर स्पेक्ट्रम की वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी, and that includes true crime also. पर TikTok क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटी सेंट्रिक ऐप है, तो वहां पर कभी कभी गुड लुकिंग क्रिमिनल्स को बिना उनके क्राइम देखे हुए बहुत ज्यादा प्यार मिल जाता है। एंड यही सेम चीज आज के केस में भी हुई थी। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टिकटॉक, पीपल वर कॉपिंग एंड मेकिंग देयर ओन वर्जन ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टिकटॉक वीडियो। एंड ये वीडियो एक कोर्ट हाउस के ट्रायल में बैठी हुई लड़की की थी। ये लड़की जब भी कैमरा की तरफ देख रही थी तो वो अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन बना रही थी। एंड समथिंग अबाउट दीज सिली फेसेस कॉट द आईज ऑफ अ लॉट ऑफ टिकटॉकर्स। लोग इस लड़की की वीडियो के साथ डुएट कर रहे थे, इस ही लड़की जैसा ड्रेस कर रहे थे, एंड इस लड़की जैसा प्रिटेंड करके वीडियो बना रहे थे। एक डेडिकेटेड ग्रुप इस क्रिमिनल के साथ ऑब्सेस्ड था, एंड दे सेड दैट शी डज नॉट डिजर्व एनी पनिशमेंट जस्ट बिकॉज शी वाज क्यूट। दीज पीपल दे कुड नॉट बिलीव कि इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की ऐसा क्राइम भी कर सकती है। So they just denied the fact and kept on praising her looks, which does not seem harmful at first sight, पर इस लड़की ने अपनी माँ का खून करा था। एंड जिस कोर्ट की वीडियो के साथ टिकटॉकर्स डुएट कर रहे थे वो इसी केस का ट्रायल था, जिसमें इस लड़की को सजा सुनाई जा रही थी। बट अगेन टिकटॉकर्स दे डिड नॉट वांट टू बिलीव दिस थिंग because they thought she was too pretty to commit any crime. So let's learn a little more about today's case revolving around Isabella Guzman. इजाबेला कोर्ट में अपनी माँ की खून की वजह से बैठी थी। एंड ज्यादातर लोगों को डर लगता है या फिर आदमी शॉक में रहता है एज दे रियलाइज कि फर्स्ट डिग्री मर्डर की उन्हें क्या सजा सुनाई जाएगी। पर इजाबेला का बिहेवियर कोर्ट में थोड़ा अलग था। शी वॉजंट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली एट ऑल। वो बस कैमरा ढूंढ रही थी एंड अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन बना रही थी, विच इजंट रियली दैट अजीब अगर तुम लोगों ने कभी भी टिकटॉक यूज करा था तो। बट दिस वॉज इन कोर्ट and this trial took place way before TikTok was even famous. Actually TikTok के आने से बहुत साल पहले ये केस हुआ था। So to understand this thing completely, let's backtrack a bit. Isabella Guzman was a 18-year-old high school student जो अपनी mom and stepfather के साथ अरोरा कोलोराडो में रहती थी। And the best word to describe Isabella was that she was kind of aimless. उसको कुछ करने का मन नहीं था, उसको कुछ बनने का मन नहीं था, एंड वो अपना हाई स्कूल भी barely मिनिमम मार्क से पास कर पा रही थी। Did I just describe you guys? Oh my god, T. वो स्कूल में फेल नहीं हो रही थी, but she was just getting barely passing marks. एंड वो बचपन से ही ऐसी थी। वो हमेशा अपने पेरेंट्स से लड़ाई करती थी, उनसे चीजें मांगती थी, एंड जब भी कोई उससे कुछ समझाता था तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा देती थी। One time she got into an argument with her mom and it was about dishes. इजाबेला की मॉम ने उससे कहा कि तुम अपनी प्लेट तो खुद ही धो सकती हो, you know. She was trying to teach her kid manners. पर इस बात को सुनकर इजाबेला को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने अपनी मॉम को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। And she ran away from home for 3 days. इजाबेला तो अपने आप को भाग गई थी, बट यू कैन इमेजिन कि इजाबेला की मॉम उन 3 दिनों में कितना ज्यादा डर में, कितना ज्यादा टेंशन में रही होंगी। While Isabella was just out there with her friends having fun. When Isabella was young, बहुत ज्यादा नहीं, when she was around 6, इजाबेला के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। बट इवन एट दैट यंग एज इजाबेला को अपने पेरेंट्स से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। वो एक तरीके से अपने पेरेंट्स का बस चीजें लेने के लिए यूज करती। तो जब इजाबेला के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ
तो उसकी मॉम को इजाबेला की कस्टडी मिल गई, विच बेसिकली मीन्स कि डिवोर्स के बाद इजाबेला अपनी मॉम के साथ रहती थी। एंड इजाबेला शी डिड नॉट लाइक हर मॉम एट ऑल। इजाबेला का बिहेवियर अपनी मॉम की तरफ इतना खराब था, इतना वायलेंट था, that just 1 year after their divorce, when she turned 7, her mother and Isabella, they got into such a serious fight that her mother had to send Isabella to her dad's house. And Isabella के biological dad का नाम था रिचर्ड। जब Isabella अपने डैड के साथ रहती थी, then she pretended to be nice, then she acted nice in front of him. And Isabella को रिचर्ड के घर में भेजने से पहले इजाबेला की मॉम ने अपने एक्स हस्बैंड से बात करी। शी टोल्ड हिम कि इतना छोटा होने के बाद भी ये मेरे को ऐसी भली बुरी चीजें बोलती है, राइट, मेरे को मारती है, चीजें फेंक के तोड़ देती है। पर जब रिचर्ड ने ये चीज देखी कि मेरी बेटी तो इतना ढंग से, इतना प्यार से रह रही है मेरे साथ, then he thought, तो रिचर्ड को ये लगा कि क्या मेरी एक्स वाइफ मेरे से झूठ बोल रही है। एंड आफ्टर फ्यू वीक्स ही सेंट इजाबेला बैक टू हर मदर। एंड ये वापस भेजने वाली चीज ऐसी नहीं थी कि रिचर्ड ने गुस्से में आकर इजाबेला को वापस भेज दिया उसकी माँ के पास। ही जस्ट थॉट कि इजाबेला का स्कूल वहां से ज्यादा पास है एंड शी इज काम नाउ, सो इट्स टाइम फॉर हर टू गो बैक। बिकॉज जितना इजाबेला अपनी मॉम को हेट करती थी, उतना ही ज्यादा वो अपने डैड से प्यार करती थी। इजाबेला की मॉम का नाम युन ही मोए था एंड शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी। डिवोर्स होने के बाद भी युन ही एंड रिचर्ड बहुत ही अच्छे टर्म्स पर थे। वो दोनों काम भी साथ में करते थे। शादी से पहले युन ही एंड रिचर्ड ने साथ में एक स्टूडियो रेंट करा था। दे बोथ वर आर्टिस्ट, सो दे जस्ट यूज्ड टू वर्क टुगेदर। पर इजाबेला को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सबसे पहले तो इजाबेला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी मॉम ये जॉब कर रही है। शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट हर मॉम युन ही was an artist. As artists, they don't have a set salary and they also don't get paid very well for their hard work. But secondly, she did not like this fact that her mother was still working with her father because Junhee का एक boyfriend था। And Isabella को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि Isabella की mom and Isabella के dad, they both used to pretend like nothing had happened before. Isabella की आंखों में उसे ये लगता था कि उसके mom and dad, they were just acting up that everything was fine and they were having fun. I guess कहीं ना कहीं इजाबेला को ये चीज़ बहुत करती होगी कि डिवोर्स हो गया, तुम दोनों अलग हो, तो अब तुम दोनों वापस क्यों मिल रहे हो, तुम दोनों वापस साथ में काम क्यों कर रहे हो। पर इन सब से भी ज़्यादा, इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा इजाबेला को ये पसंद नहीं था that they both were poor. इजाबेला को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी मॉम गरीब थी। See, Junhee Moe, Isabella's mom, right? She was a great lady. वो हर एक चीज करती थी अपनी बेटी के लिए। As I said this thing that she was an artist and she used to work with her ex-husband. पर इजाबेला को प्रोवाइड करने के लिए, इजाबेला को एक्स्ट्रा थिंग्स लाने के लिए, she used to do part-time job also. She used to work so hard just to put food on the table and just to provide for Isabella. दिन में 12 घंटे काम करना, वीक में 7 दिन। यूनही ने पहले ये सोचा था कि मैं अगर एक्स्ट्रा जॉब करूंगी तो मे बी मैं इजाबेला के लिए कुछ खरीद पाऊं। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी शी कुड बेयरली प्रोवाइड फॉर हर फैमिली एंड शी कुड बेयरली पे द रेंट of that studio. Isabella, she absolutely despised that thing about her mom. She hated the fact that she was poor. उसको अपनी मॉम पर गुस्सा आता था क्योंकि यूनही इजाबेला के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती थी। She always thought, मुझे भी बाकी बच्चों जैसी चीजें क्यों नहीं मिल सकती, मैं भी बाकी बच्चों जैसे एक्सपेंसिव जगह घूमने क्यों नहीं जा सकती। विच अगेन, एक 7 साल की बच्ची को क्या ही समझ आएगा कि ये उसकी माँ जानबूझ के नहीं कर रही। सिचुएशन वॉज हार्ड ऑन यूनही। शी हैड टू डू सो मच वर्क, she had to pay for the studio also, and she had to take care of an angry, angsty teenager. All of this by herself. पर बच्चों के साथ भी ऐसा होता है ना, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उन्हें और दुनिया दिखती है, they start to realize this thing that how hard it is on the parents. कितना मुश्किल होता है अपने आप के लिए प्रोवाइड करना, and then on top of that for a kid. पर इजाबेला के साथ ये चीज़ कभी भी नहीं हुई। उसे बड़े होने पर भी ये चीज़ कभी समझ नहीं आई कि उसकी मॉम उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितने घंटों काम कर रही है, कितना टाइम डिवाइड कर रही है, कितना अपने आप से सैक्रिफाइस कर रही है। All Isabella saw was her mom being poor and not bringing in a lot of money. And जैसे जैसे इजाबेला बड़ी होती गई, जैसे जैसे वो बाकी लोगों को देखती रही, she started to hate her mom even more. And जो ये hater थी, वो उस point तक आ गई थी that she just wanted to kill her mother. जैसे जैसे इजाबेला बड़ी हुई, उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होने लग गया। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में तुम्हें समझाया कि इजाबेला शी वाज जस्ट बेयरली पासिंग थ्रू हर स्कूल, बट एटलीस्ट वो स्कूल जा रही थी, एटलीस्ट शी वाज गेटिंग सम एजुकेशन। बट इन द फाइनल ईयर ऑफ हर हाई स्कूल, अपने फाइनल एग्जाम से 2 महीने पहले, she just dropped out. And Isabella की mom, she was just so disappointed in her. But उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से ये सुना था that this might be the best route for Isabella. उसके स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं थे
उसकी अटेंडेंस भी बहुत कम थी एंड ग्रेड्स के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया था. हर मॉम वांटेड हर टू एटलीस्ट फिनिश हाई स्कूल. फाइनल एग्जाम्स होने ही वाले थे, सो शी वांटेड हर चाइल्ड टू एटलीस्ट फिनिश दैट. पर यूनही ने ये सोचा कि कोई बात नहीं, इफ शी इज नॉट एबल टू मिंगल अप विद द किड्स, maybe this was the best route. If that's what Isabella wanted, then Yoonhee was okay with it. This is what I'm saying, okay? Yoonhee was such a great mother. She did not deserve any of this. But again, I'm getting carried away, so yeah. अब क्योंकि Isabella स्कूल नहीं जा रही थी and बाकी बच्चों जैसे वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रही थी, then she had a lot of free time with some or at least more demands at this time. So one time what happened is कि Isabella की mom Yoonhee काम करके घर वापस आई. उन्होंने गैराज में अपनी कार पार्क करी, वो मेन डोर की तरफ गई एंड उन्होंने जैसे ही मेन डोर खोला, उनके पीछे से एक लड़का कूदा छत से. वो लड़का शर्टलेस था एंड उसने एक बार बस पीछे घूम के इजाबेला की मॉम को देखा एंड वहां से भाग गया. एंड ये लड़का इजाबेला की खिड़की से नीचे कूदा. सो यूनही वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी एंड राइटफुली सो. वो गुस्से में इजाबेला के रूम में गए. उन्होंने उससे पूछा कि ये लड़का कौन था. यूनही इजाबेला पे बहुत ज्यादा चिल्लाई एंड फिर गुस्से में आके इजाबेला ने भी अपनी मम्मी को सुना दिया. अपेरेंटली जब ही यूनही घर में नहीं होती थी तो इजाबेला अपने घर में बॉयज को स्नीक इन कराती थी एंड ज्यादातर टाइम वो लड़कों को अपने रूम में ही रखती थी एंड उनका खाना पीना भी उसी घर में होता था. एंड दे स्मोक. So yeah, I hope you understood. I can't say that thing, but yeah, hari ghas. And this led to a huge argument between Isabella and Yoonhee. Yoonhee wasn't against having boyfriends, but she was like, this is no way to treat yourself. तुम्हें अपनी वैल्यू होनी चाहिए एंड ऐसे लड़के बस तुम्हारा फायदा उठाएंगे. She also scolded and taught her about being pregnant at 17 and the consequences that will come with this thing. But Isabella wasn't having any of this. And वो बहुत ही गुस्से में अपनी माँ पे चीखने लगी, चिल्लाने लगी. एंड ये चीज़ें बहुत बार हुई थी. इजाबेला अपने घर में लड़कों को बुलाती, यूनही इजाबेला से उसका एक्सप्लेनेशन मांगती एंड उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी. यूनही जस्ट फेल्ट लाइक दैट हर वर्ड्स जस्ट वर नॉट गोइंग थ्रू इजाबेला's हेड. वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, तो उन्होंने इजाबेला के डैड रिचर्ड को भी उससे बात करने के लिए कहा. शी थॉट दैट मे बी जस्ट बिकॉज that she loves her dad so much, maybe this will help her daughter, but nope. This thing just made Isabella more angry because her mother snitched on her. Isabella अपने घर में बहुत कम आती थी. इस बारे में हर एक आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कम डिटेल की वो एक्चुअली में कहाँ जाती थी. वो अपने घर से कई हफ्तों तक गायब रहती थी. वो घर वापस सिर्फ 3-4 दिन के लिए आती थी एंड फिर इजाबेला एंड यूनही के बीच में लड़ाई होती थी एंड शी यूज्ड टू जस्ट टेक ऑफ अगेन. इजाबेला के नेबर्स ने भी पुलिस से ये कहा था कि यूनही को इतने सालों से देख कर रहे, इतने सालों से यूनही को सेम जगह पे कार पार्क करते हुए देखकर दे कुड क्लियरली सी दिस थिंग दैट शी वाज बिकमिंग मोर डल, शी वाज बिकमिंग मोर फ्लेयर, शी वाज बिकमिंग मोर थिन. यूनही ट्राइड टू सेव ईच एंड एवरी पेनी. यूनही वाज वर्किंग 3 पार्ट टाइम जॉब्स, बट ये सब कुछ इजाबेला को कभी नहीं दिखता था. फॉर इजाबेला हर मॉम वाज द रीजन ऑफ हर बीइंग and living this poor life. Now, जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा कि इन सारी चीज़ों के बीच में अगर कोई एक चीज़ अच्छी थी इजाबेला के लिए, तो वो ये थी कि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एटलीस्ट मोर देन हर मॉम. एंड जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जब इजाबेला 7 साल की थी एंड जब इजाबेला एंड यूनही के बीच में लड़ाई हुई थी, तो यूनही ने अपनी बेटी को रिचर्ड के घर भेजा. बिकॉज इवन दो दे वर डिवोर्स्ड, यूनही really cherished Richard and she knew this thing that Isabella अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है. पर डिवोर्स के बाद यूनही started to date again and she had a boyfriend also. बहुत साल डेट करने के बाद जब इजाबेला के साथ चीजें मुश्किल होती जा रही थी, तो यूनही को ऐसा लगा that maybe Isabella needs a father figure in the house. So यूनही decided to marry her boyfriend at that time, Ryan Hoy. इसीलिए शुरुआत में मैंने यूनही का पूरा नाम यूनही होय बोला था. Now, even though यूनही married Ryan out of desperation, it feels weird to say it, but yeah. Even though यूनही married Ryan out of desperation, right? They both were really in love, especially Ryan. Ryan absolutely loved Yoonhee, but Isabella, she also hated this thing. जब यूनही की शादी रायन से हुई, तो इजाबेला को ऐसा लगा कि यूनही ने अपने सारे कनेक्शन उसके डैड से तोड़ दिए हैं. एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली, शी ओनली लाइक्ड हर डैड. एंड क्योंकि रायन अब उसके डैड की जगह पे आ गया था, शी स्टार्टेड टू हेट रायन ऑल्सो. शादी के बाद से इजाबेला अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लग गई थी. एंड इवन दो रायन वॉज वेरी नाइस टू हर, ही यूज्ड टू बाय हर अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो हर वो चीज़ करता था इजाबेला के लिए जो एक प्रॉपर बाप करता है अपनी बेटी के लिए. इजाबेला वॉज जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग विद. वो बस रायन से लड़ने के बहाने ढूंढती थी सो दैट हर मदर कुड सी that how bad of a person Ryan actually is. पर जब भी रायन और इजाबेला के बीच में लड़ाई होती थी,
यून ही हमेशा रायन की साइड लेती थी, क्योंकि यून ही अब रायन की साइड ले रही थी तो इजाबेला फिर अपनी माँ से लड़ती थी. दिस वाज अ होल साइकिल. आई एम प्रीटी श्योर यू अंडरस्टूड एट दिस पॉइंट. मे बी बिकॉज देयर वर टू पीपल नाउ हु वर स्कोल्डिंग इजाबेला, रायन एंड यून ही. यून ही शादी के बाद कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गई थी. वो अपना सारा का सारा हर एक जगह का गुस्सा बस अपनी माँ पे निकालती थी. एंड आफ्टर देयर मैरिज she started to even hit her mom, which is like how rude is that thing. रूड भी छोड़ो तुम लोग, ठीक है. वो अपनी माँ पे थूकती थी. एक बार को गंदी गाली है फिर थप्पड़ भी माँ भुला सकती है एक सेकंड के लिए, राइट. पर अपनी माँ पे अपने पेरेंट्स पे थूक फेंकना, इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट. हाउ वुड यून ही कम बैक फ्रॉम दैट थिंग. एक बेटी जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही है, जिसको प्रोवाइड करने के लिए वो इतना सब कुछ कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे वो लड़की बस रात में आके अपनी माँ पे थूकती थी. सो या इजाबेला इस पॉइंट पे पूरी कंट्रोल से बाहर. एंड क्योंकि यून ही एंड रायन दोनों ही अब इजाबेला को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी मॉम ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया. एंड वो बहुत लंबे टाइम तक इजाबेला को नहीं देखते थे. बट इजाबेला शी वॉज नॉट डन. इजाबेला अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग टेक्स्ट एंड ईमेल्स भेजती थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में अपनी माँ की मौत के बारे में बताती थी. एंड ये ईमेल्स एंड टेक्स्ट बस एक दो बार की बात नहीं है, वो ये चीजें अपनी मॉम को कॉन्स्टेंटली भेजती थी. सो ऑन August 28, 2013 रायन कॉल्ड द पुलिस. रायन ने पुलिस को इजाबेला के टेक्स्ट के बारे में बताया. And this text in particular stated how she was gonna do the whole thing. जिसे पढ़कर यून ही बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी. पुलिस came and nothing really happened that day. पर क्या पता अगर पुलिस उस दिन वहाँ नहीं आती तो मे बी इजाबेला कुछ एक्शन ले लेती. बट बिकॉज नथिंग हैपेंड टिल द इवनिंग तो पुलिस वहां से वापस चले गई. एंड पुलिस के जाते ही इजाबेला घर वापस आ गई. यून ही कन्फ्रंटेड हर अबाउट ऑल द ईमेल्स एंड टेक्स्ट दैट शी हैड सेंट टू हर. एंड इजाबेला एंड यून ही के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो गई. उन लोगों का हाउस का लेआउट ऐसा था, देखो ठीक है, मेन डोर से आके यहाँ पे किचन, देन देयर वाज अ रूम एट दिस पॉइंट. इस रूम के बगल में ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स थे, पहले बाथरूम, फिर इजाबेला का रूम, फिर एक स्टोरेज. तो इजाबेला किचन में खड़ी थी एंड उसकी मॉम दरवाजे के पास खड़ी थी. इजाबेला किचन से अपनी माँ पे प्लेट फेंक रही है, पता नहीं क्या क्या फेंक रही है. एंड गुस्से में आके बिना कुछ खाए हुए इजाबेला स्टेयर्स से ऊपर जाके अपने रूम में चले गए. एंड उस दिन इजाबेला ने अपने रूम में जाके अपनी मॉम को एक लास्ट टेक्स्ट लिखा. एंड दिस टेक्स्ट विल टर्न आउट टू बी रियली हॉरिफाइंग, इवन दो इसमें बस 9 वर्ड्स यूज करे गए थे. You are gonna pay for what you have done. Richard heard about all of this. So Richard and Yunhee ने calmly ये decide करा that it was time for them to talk with Isabella properly. And उन्होंने रिचर्ड को भी अपने घर बुला लिया था. उन तीनों ने इजाबेला को अपने रूम से बुलाया. वो घर के पीछे बैठे एंड बिना डांटे, बिना आवाज तेज करे उन्होंने सीधा फैक्ट से इजाबेला को चीजें समझाने की कोशिश करी. उन्होंने इजाबेला को समझाया कि यूनही को कैसा फील होता है, रिचर्ड को कैसा फील होता है, रायन को कैसा फील होता है. उन तीनों ने इजाबेला को यह समझाया दैट इफ शी एक्चुअली वेंट थ्रू विद व्हाट शी वाज राइटिंग, व्हाट वुड एक्चुअली हैपन. उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. उसके टीनेज ईयर्स, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा सब एक सेल के अंदर बंद हो जाएगा. एंड इजाबेला फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, इजाबेला शी लिसन्ड टू ऑल ऑफ दिस वेरी क्वाइटली एंड विद लिटिल बिट टीयर्स इन हर आईज. सो रिचर्ड उठा, उसने अपनी बेटी को हक करा एंड वो वहां से चला गया. अपनी लाइफ में पहली बार रिचर्ड को ऐसा लगा दैट ही एक्चुअली गॉट थ्रू विद इजाबेला. जिंदगी में पहली बार उसकी बेटी ने उसकी बात सुनी. जिंदगी में पहली बार उसकी बेटी कुछ पॉजिटिव चेंज लाई. एंड इजाबेला ने रिचर्ड को ये चीज प्रॉमिस करी थी. रिचर्ड एंड यूनही दे टॉक दैट नाइट ऑन कॉल, ओके. एंड उन्होंने ये बोला कि काश हमने ये पहले से करा हो, अपनी बेटी पे चिल्लाने की बजाय एंड उस पर जोर जोर से बात करने की बजाय अगर हमने काश उसे जस्ट लाइक व्हाट इफ वी जस्ट हैड ट्रीटेड हर लाइक एन एडल्ट, मे बी ये सब कुछ हमारे साथ कभी नहीं होता. रिचर्ड कहने लगा कि ये सारी गलती मेरी है क्योंकि आई वाज नॉट देयर फॉर हर. एंड देन यूनही स्टार्टेड टू से दैट दिस इज नॉट योर फॉल्ट. मैं उसके साथ थी, मुझे उसे ढंग से पालना चाहिए था. बट ऑल थ्री ऑफ देम इंक्लूडिंग रायन आल्सो, दे वर हैप्पी दैट इजाबेला वाज गोना फाइनली चेंज फॉर द गुड दिस टाइम. बट सैडली, एंड इट हर्ट्स मी टू से दिस थिंग, बट सैडली दिस वॉज फार फ्रॉम द ट्रूथ. इजाबेला ने उस पूरी कन्वर्सेशन में कुछ सोच रखा था एंड उसने अपने डैड से बस ये झूठ बोला था कि मैं पॉजिटिव वे में चेंज होंगी. ड्यूरिंग दैट होल कन्वर्सेशन विद हर फैमिली, शी वाज एक्चुअली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑन हाउ शी विल गेट रिड ऑफ हर मदर दैट नाइट. जिस दिन उन चारों के बीच में एक कन्वर्सेशन हुई थी, उस दिन हर दिन की तरह इजाबेला वापस अपने रूम में चली गई थी. यूनही ने रायन से ये बोला कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बेडरूम में मिलूंगी.
एंड वी विल गो टू स्लीप, क्योंकि उसके अगले दिन उसे बहुत जल्दी मॉर्निंग शिफ्ट पर जाना था। सो रायन ने कहा ओके। वो अपने रूम में गया। ही हर्ड द शावर एंड ही स्टार्टेड टू डोज ऑफ अ बिट। रायन वाज स्लोली स्लीपिंग ऑफ। उसे ऊपर से बाथरूम के शावर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे पानी तेज हो रहा था, पर रायन को नींद की वजह से अब ये आवाज और कम आ रही थी। And suddenly he heard a slam and उसके ठीक बाद बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आने लगी। रायन झटके से नींद से उठा एंड ऊपर भाग के गया, पर बाथरूम का दरवाजा उस समय बंद था। अंदर से बहुत जोर से चीखने एंड बैंगिंग की आवाज आ रही थी, पर रायन दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। रायन बाहर से चिल्ला रहा था, इजाबेला डोंट डू दिस थिंग टू योर मदर, स्टॉप इट। पर इजाबेला उस समय कुछ भी नहीं सुन रही थी। यूं ही रायन को डर से बुला रही थी। शी वॉज कॉलिंग आउट फॉर हिम फॉर हेल्प, पर रायन कुछ नहीं कर पा रहा था। रायन ने एक और बार बाथरूम के दरवाजे को धक्का मारने की कोशिश करी, एक और बार, पर वो दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुलने के बाद रायन बहुत ज्यादा डर गया था, तो वो भाग कर नीचे अपने बेडरूम में गया एंड फोन ढूंढने लगा। उसने फोन उठाकर जल्दी से पुलिस को कॉल करा एंड फोन पे बात करते करते वो वापस बाथरूम की तरफ भागा। जैसे ही वो स्टेयर्स के पास पहुंचा तो अब चिल्लाने की आवाज ऊपर से कम आ रही थी, but there was still sound of wall banging coming from upstairs. स्टम्बल होते होते वो स्टेयर्स से ऊपर पहुंचा, पर जैसे ही वो बाथरूम के डोर के पास गया उसने ये देखा कि बाथरूम के बाहर पर रखा हुआ जो मैट था वो पूरा का पूरा गीला हो गया था एंड बाथरूम के डोर के नीचे से खून और पानी सीप हो रहा था। रायन stood there shocked and he was trying to figure out कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, जब अचानक उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने बहुत देर से यूनी की आवाज नहीं सुनी। रायन ने धीरे से अपना कान बाथरूम के दरवाजे पर लगाया एंड फिर उसने अपनी बीवी का लास्ट वर्ड सुना। In that moment, Ryan realized that he had lost his wife. और इस चीज के साथ साथ उसे ये भी रियलाइज हुआ कि अब नेक्स्ट उसकी बारी है। रायन अभी भी पुलिस से फोन पे बात कर रहा था, पर वो इतना डर गया था that he could not say even a word. उसने धीरे से अपना कान डोर से हटाया एंड वो एक एक स्टेप के साथ दरवाजे से दूर जाता रहा। एंड देन टू हिज सरप्राइज इजाबेला ओपनड द डोर। रायन ने ये देखा कि इजाबेला उसके सामने खून से लथपथ अपने लेफ्ट हाथ में एक चाकू लेकर खड़ी है। इस पॉइंट पर रायन बस इजाबेला के पैर पर देख रहा था बिकॉज ही वाज टू स्कैर्ड टू लुक इनटू हर आईज। पर उसने हिम्मत जुटा के अपना सर ऊपर करा, अपनी स्टेप डॉटर की आंख में देखा, बट इजाबेला she wasn't looking at Ryan. She was just looking right through him. वो एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ी, पर उसने रायन को कुछ नहीं करा। वो बस चाकू अपने हाथ में लेकर नीचे किचन की तरफ गई। To Ryan it looked like Isabella forgot about last few minutes. जैसे कुछ हुआ ही नहीं था and it did not affect her. Which you guys will see later on too. It really did not affect her. Ryan जैसे ही डर से बाहर अपने होश में आया, वो एकदम से बाथरूम के अंदर भागा एंड उसने ये देखा कि यून ही बाथरूम फ्लोर पर लेटी पड़ी है एंड हर आईज वर जस्ट लुकिंग एट द सीलिंग। He tried to do every single thing that he could at that moment, but it was way too late. यून ही की आंखों में कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, but her face was telling a story. And it wasn't because he could see his wife's face. This was because he could not even recognize his wife. इजाबेला ने अपनी माँ को 79 टाइम बार चाकू से मारा था एंड मोस्ट ऑफ इट वॉज ऑन हर फेस। लेट मी रिपीट दिस थिंग, एक या दो बार नहीं, 79 बार उसने चाकू अपनी माँ के मुंह पर मारा था। जब इजाबेला इस फाइट के बीच में थक गई थी एंड शी कुड नॉट इवन मूव अवे, जस्ट बाय लुकिंग एट हर मॉम एंड जस्ट बाय लुकिंग एट हर मॉम्स फेस, वो पास का सारा गुस्सा इजाबेला के अंदर वापस आ गया था एंड शी गॉट अ रश to just keep on going. 79 times बार उसने स्टैब करा था। Jesus dude, 79 stab wounds, जिसमें से 31 जुनही के चेहरे पर थे and 48 neck and chest area में थे। It was almost like she missed those 48 ones, क्योंकि ये 48 मार्क्स यूनही के फेस के इतने पास थे। यूनही की बॉडी में चाकू के निशान तो थे ही, बट सम आर्टिकल्स ऑल्सो स्टेट दिस थिंग कि उसकी बॉडी पर बेसबॉल बैट के वुंड्स भी थे। मैंने इस बारे में एक टिकटॉक देखी थी, पर कहीं भी ये चीज़ कंफर्म नहीं करी गई है कि सारे के सारे वुंड्स या फिर बेसबॉल बैट वाले वुंड्स भी इजाबेला नहीं करे थे। पर क्योंकि इस चीज़ का किसी भी आर्टिकल में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना लीव इट ओवर हियर। जो भी है, अगर हम लोग बेसबॉल बैट के वुंड्स को भी हटा दें, तब भी ये चीज़ क्लियर है दैट इजाबेला रियली हेटेड हर मदर एंड ये जो भी उसने करा था, this was just pure hatred, pure anger and just evil form of whatever she did. उस पॉइंट पे इजाबेला अपनी माँ से इतनी नफरत करती थी कि वो अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकती थी, which is why
शी फोकस्ड ऑन हर फेस ओनली। जब तक पुलिस वहां आई, इजाबेला घर से भाग चुकी थी एंड रायन वाजंट अवेयर ऑफ दिस थिंग until police arrived at his home. जब पुलिस वहां आई तब भी रायन बाथरूम में ही था and he was giving CPR to Yunhee and maybe some false hope. पर क्योंकि रायन ने ये पूरी चीज होते हुए देखा था तो he could tell police exactly what happened. Police took a search party for Isabel and उन्होंने इजाबेल की फोटोज एंड डिस्क्रिप्शन हर एक जगह दे दिया था। रायन एंड पुलिस को ये डर था कि कहीं गुस्से में आकर इजाबेला किसी और को ना मार दे, which is very well possible. There are a lot of cases, सिर्फ बाहर ही नहीं इंडिया में भी there are a lot of cases जिसमें ना एक आदमी एक खून करने के बाद गुस्से में आकर दूसरे आदमी को मार देता है। दूसरा एक ऐसा रैंडम आदमी who was not intended to get killed at all, but just because of the rage of that killer at that time, right? गुस्से में आके कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं एंड दैट इज व्हाट दे वर आल्सो स्कैर्ड अबाउट। तो सबसे पहले पुलिस इजाबेला के स्कूल गई एंड उनके घर के पीछे एक छोटी सी एरिया में ना जंगल भी था। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता इजाबेला ने ये सोचा होगा कि जंगल में छुपना ज्यादा आसान होगा। दैट्स व्हाई दे टुक डॉग्स एंड अ सर्च पार्टी देयर, पर उन्हें इजाबेला वहां नहीं मिली। पर अगले दिन पुलिस को एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन कॉल आया। द गर्ल ऑन द अदर साइड ऑफ दैट लाइन सेड कि उन्हें स्टोर के पास एक मरा हुआ आदमी दिखा है। पुलिस टीम वहां बहुत जल्दी पहुंची एंड वहां उन्हें कोई मरा हुआ आदमी तो नहीं मिला, बट दे फाउंड इजाबेला स्लीपिंग इन हर कार। उसके लेफ्ट साइड एंड फेस पर खून लगा था, शायद इसीलिए उस कॉलर को ऐसा लगा होगा जैसे कोई कार में मर गया था। बट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट दिस ब्लड वॉज ऑफ हर मदर यूनही। पुलिस ने इजाबेला को कार से बाहर निकलने के लिए कहा एंड बिना कुछ क्वेश्चन करे इजाबेला उस कार से बाहर भी आ गई। मे बी बिकॉज शी वॉज टायर्ड और मे बी बिकॉज शी न्यू व्हाट शी हैड डन। बट इजाबेला पुलिस के साथ कुछ ज़्यादा ही कोऑपरेटिव थी। उसने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करा, उसने कुछ चिल्लाया नहीं। एक्चुअली शी डिड नॉट से इवन अ वर्ड। सो गाड़ी से उठाने के बाद पुलिस ने इजाबेला को सबसे पहले हॉस्पिटल भेजा। जब वो अपनी माँ को चाकू से मार रही थी तो कभी कभी वो चाकू क्या हुआ ना, उसके हाथ से स्लिप हो गया था एंड उसके हाथ और थाइस पे कट के निशान। ये सारी की सारी चोट इजाबेला ने खुद को पहुंचाई थी एंड शी एक्सेप्टेड दिस थिंग लेटर ऑन। I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses. And I left the religion when I was 14, and the abuse at home worsened after I quit. Court documents indicated she had been at extreme odds with her mother, Yunmi Hoi. She argued with her and wrote, "You will pay." The fight with my mom was terrible, and I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. In the court she said कि पहली बार चाकू घुसाने के बाद यूनही ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी एंड वो बस वहाँ पे लेटी पड़ी थी। उसके बाद इजाबेला को एक साइकेट्रिस्ट से भी मिलाया गया एंड हर रिपोर्ट टोल्ड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। डॉक्टर सेड दैट शी वाज सीइंग थिंग्स एंड हियरिंग थिंग्स for years before this incident happened. And after this she was taken to the court, जहाँ की clips तुम लोगों ने TikTok पर और इस वीडियो की शुरुआत में देखी होंगी। And इन clips की वजह से ही this case kind of blew up. It's so weird to me that people on TikTok or like people in general also who thought that she was cute and who were like saving clips of her and who were actually making fan edits for her, वो सब लोग एक सेकंड के लिए ये भूल गए थे कि इस लड़की ने अपनी माँ को इतने brutal way में मारा है just because she was cute or she was pretty, just because a face like that could never commit a crime. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा that doctors confirmed this thing that Isabella she had schizophrenia. So Isabella के lawyers they tried to convert this case into pleading insanity. They told judges that she was not in control at that point and Isabella तो actually अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. She was just hearing voices and in voices ने ही Isabella को अपनी माँ को मारने के लिए कहा. And all of this it did work in Isabella's part, sadly. Isabella ने कहा कि leading up to the events and even on the day of that incident, she was in a different mind state. And looking back at what she had done to her mom on that day and even to the events leading up to that day, right? उसे ये चीज़ clearly दिखती है that she was on the toxic side of this case. As of now, Isabella अभी भी एक psychiatric faculty में है जहाँ पर उसे indefinitely रखा गया है. So वो कल या फिर next week या फिर next month या फिर next year कभी भी बाहर आ सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि वो वहाँ से कभी बाहर ना. So my question to you is कि after hearing about this whole case and how she did what she did to her mother, right? What do you think that is this punishment justified? क्या उसे और ज़्यादा punishment मिलनी चाहिए थी या फिर क्या ये चीज़ सही है? Let me know what do you think about this. And that's it for this video. Even though as of now TikTok is my favorite app to be on. Mainly मैं उधर funny sarcastic video ही देखता हूँ, right? पर ये बहुत ही ज़्यादा सच बात है कि TikTok एक beauty centric app है. And people will just believe in anything that a pretty person will say. And that thing is kind of
It's kind of scary. Well, before you leave, I would like to request you to please join my channel membership. My channel membership is the best way to support me and to help me make videos, because YouTube does not really like true crime videos, okay? And if you join my membership, you get a special badge and you get 2 emotes which were made by me. So please consider joining my channel membership. With that said, please take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you guys. And subscribe to me before I hit 1 million. And I will see you very, very soon. Bye bye.